करते हैं कोल्ड वॉर। अच्छा, कोल्ड वॉर जो थी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मतलब कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी। ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन जो थी उसके क्या कहते हैं, दोनों एडवर्सरीज जो थी, जो कि यूएस और सोवियत यूनियन था, उनके दरमियान डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं हुई। कन्फ्रंट्रेशन हो रही थी लेकिन वो डिफरेंट जगहों पे है ना। मतलब कोरियन वॉर हो गई थी, वियतनाम वॉर हो गई थी। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन की है मैंने। ठीक है ना, तो वो जो है कोरियन वॉर हुई है, वियतनाम वॉर हुई है, इस तरह और भी बहुत सी जगहों पे है ना, क्या कहते हैं, जंगें हुई हैं। लेकिन इस तरह इसको हम कोल्ड वॉर इसलिए कहते हैं कि डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन यूएस और यूएसएसआर के दरमियान नहीं हुई है। ठीक है। अच्छा, तो ये कोल्ड वॉर। अच्छा, कोल्ड वॉर का जो पीरियड है वो बहुत बड़ा है। ठीक है ना, मतलब तकरीबन 1945 से लेके 1989, अभी हर जगह मैंने 1991 लिख दिया है, लेकिन 1989 या 1991 तक कहा जा सकता है। ठीक है ना, मतलब वो जब 1989 को मतलब वो खत्म हो गई थी, और 1991 तक मतलब बिल्कुल ही मतलब खत्म हो गई थी। ठीक है ना, तो इसमें जो है क्या कहते हैं, और कोई अच्छा आइडियोलॉजिकल, इसमें देखो पहले तो ये इंट्रोडक्शन, इसका ओरिजिन और कॉजेज। ठीक है ना, इसमें ये मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, इसमें जो क्या कहते हैं, मतलब आप जब भी कोल्ड वॉर के बारे में शुरू करोगे ना, तो उसके बैकग्राउंड में जो है ना, आप ये आप वर्ल्ड वॉर टू की बातें कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों ने तो वर्ल्ड वॉर टू पढ़ लिया कि वर्ल्ड वॉर टू में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब आप कोल्ड वॉर की तरफ आना शुरू करोगे ना, तो उसमें आप लिखोगे कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू जो सिनेरियो था ना, वो क्या था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू सिनेरियो आईआर के पर्सपेक्टिव से ये हो सकता है, ठीक है ना, कि क्या कहते हैं, वो जो बैलेंस ऑफ पावर वाला जो फिनोमिना है, तो ठीक है कि सिर्फ दो पावर्स जो है ना, दो सोल पावर्स रह गई थी दुनिया में, क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के ख़त्म होने के बाद एक तो यूएस जो है ना, वो क्या कहते हैं, उसको एक बहुत बड़ी पावर मिल गई थी। ठीक है ना, एक अनफाउंड पावर जो थी उसकी मतलब उसको सामने आ गया था। ठीक है, और एक जो सोवियत यूनियन था ना, वो बच गया था। ठीक है, तो ये दोनों जो थी ना, वो कहते हैं, जो पावर थी पूरी दुनिया की, जो पावर थी वो दो पोल्स पे पोलराइज हो गई थी। ठीक है ना, एक जो थी यूएस था, मतलब एक मतलब वो बैलेंस, इसको हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। ठीक है ना, कि पूरी दुनिया को नहीं रूल करें, या उनके पूरी दुनिया की जो मेन पावर जो है ना, दो कंट्रीज या दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है ना, इसको हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। मतलब जो पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का जो दुनिया थी वो बाइपोलर थी। ठीक है, अब जहाँ पे भी बाइपोलैरिटी आती है, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद ये जो दोनों पावर्स होती हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग जो दुनिया को है ना, या जो क्या कहते हैं, ये जो ये बाइपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी की तरफ की तरफ चली जाए। ठीक है ना, मतलब हम लोग सोल पावर बन जाए दुनिया की, मतलब हमारे जो दूसरा कॉम्पिटिटर है हम इसको हरा दें किसी तरीके से। ठीक है ना, तो ये मतलब थोड़ा वो आईआर के पर्सपेक्टिव में मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि मतलब इतनी बड़ी जो कोल्ड वॉर हुई है, तो वो क्यों हुई है। वो सिर्फ इसलिए थी कि यूनिपोलैरिटी अचीव करने के लिए। ठीक है ना, यूनिपोलैरिटी अचीव करने के लिए ये सारी जंग लड़ी जा रही थी। और उसकी जो है ना, फिर वो यूनिपोलैरिटी को किस तरीके से अचीव करना है, ठीक है ना, कि मतलब वो हमारी आइडियोलॉजी, पूरी दुनिया पे हमारी आइडियोलॉजी हो। ठीक है, जो मतलब या कम्युनिज्म हो, या क्या कहते हैं, ये कैपिटलिज्म हो, या डेमोक्रेसी, और इस किस्म की चीज़ें। ठीक है ना, तभी हम सारे डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे मतलब ये यूएस और यूएसएसआर के दरमियान की जो मेन बातें थी ना, मतलब वो वर्ल्ड वॉर टू के दरमियान की, ये दोनों ही पावर्स रह गई थी, फिर इन लोगों को डोमिनेंस की जंग शुरू हो गई थी। और डोमिनेंस इन लोगों को है ना, क्या कहते हैं, फिर इनको बैक कर रहा था इसको इनकी आइडियोलॉजीज। ठीक है, यूएस जो था वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं, वो उसका आइडियोलॉजी थी। और कोल्ड वॉर जो था, कोल्ड सॉरी ये जो यूएसएसआर था ना, ये कॉम्युनिस्ट या कम्युनिज्म जो था ना, क्या कहते हैं, ये उसके बारे में था। ठीक है, वो चाहते थे कि बस सारी दुनिया पे कम्युनिज्म आ जाए। ठीक है। अच्छा, तो जब वर्ल्ड वॉर टू के बाद, जब क्या कहते हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई और ये दोनों पावर्स रह गई, ठीक है ना, दो सोल पावर्स हैं पूरी दुनिया में, फिर इस तरह होता है कि मतलब इनकी आपस में एक दूसरे के बारे में मिसपरसेप्शंस बनना शुरू हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मिसपरसेप्शंस बनना इस तरह शुरू हो जाती हैं कि मतलब
वो एक जाहिर सी बात है, ठीक है, कि आपका आपका एक एडवर्सरी जो है ना, क्या कहते हैं, एक दूसरा एडवर्सरी हो, तो उसके बारे में इनकी मिसपरसेप्शन इस तरह बनना शुरू हो गई थी कि एक इसको हम कहते हैं मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है ना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुए कि यूएस ने अपना जब वो के न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनाया है, ठीक है ना, तो वो उसके बारे में जो है ना, क्या कहते हैं, यूएसएसआर को पता चल गया था। तो इससे भी मिसपरसेप्शंस जो है ना, क्या कहते हैं, बढ़ना शुरू हो गई थी। अच्छा। अच्छा, ठीक है। अ, अच्छा, इसके अलावा जो है, क्या कहते हैं, जो यूएस के कंसर्न्स से मिसपरसेप्शन से यूएसएसआर के तरफ, तो वो ये था कि मतलब उनकी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी चल रही थी, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सारी चीजें जो है ना, मतलब क्योंकि अब वो दोनों एक एक तो मतलब वो क्या कहते हैं, वर्ल्ड स्टेज के ऊपर दो ही एक्टर्स काम कर रहे हो, तो वो कुछ भी करेंगे ना, तो उसका एडवर्सरी जो है उसको उस इस नजर से ही देखेगा कि मतलब वो क्या कहते हैं, मतलब उसको मिस परसीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर अब वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट या मतलब अगर यूएस जो है, क्या कहते हैं, वो बना रहे न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे, और दूसरी जो सोल पावर यूएसएसआर और उसके पास नहीं है, तो वो तो ये सोचेगा कि ये इसलिए बना रहे कि ये मुझे है ना खत्म कर सके, ठीक है। तो मतलब इस किस्म की बातें है ना, मतलब मिस परसेप्शन एक दूसरे के दरमियान इनकी आप एक दूसरे के बारे में बन रही थी, ठीक है। अच्छा देखो, आइडियोलॉजिकल इनकेपेबिलिटीज थी, ठीक है। मतलब अब आइडियोलॉजिकल इनकेपेबिलिटीज का ये मतलब है कि ये लोग जो है ना, क्या कहते हैं, जो यूएस थे वो लोग कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी चाहते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और जो हेलो जो यूएसएसआर है, वो ये चाहता था कि कम्युनिज्म जो है ना, वो सारी क्या कहते हैं, दुनिया पे है ना, मतलब उसका ही राज हो, मतलब जो जो भी मतलब तरीकेकार जो सारे लोग अपना रहे हैं ना, मतलब वो है ना क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के ऊपर, उनकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना, ये सब कुछ उसके ऊपर बेस्ड हो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। यूएस एक तरीके से काम करना चाहता था, ठीक है, यूएसएसआर दूसरे तरीके से काम करना चाहता था, लेकिन इसका मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही था कि कौन सोल पावर बनेगा, ठीक है ना, किसका ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन सा जो ब्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक को डोमिनेट कर सकेगा। लेकिन ये जो मेन जंग थी ना, ये इन आइडियोलॉजीज की थी, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको बात कर दी है उसके ये आईआर के पर्सपेक्टिव में, लेकिन ये जो मेन मेन जो लड़ाई है ना, वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, कि मतलब ये बात है कि हमारी आइडियोलॉजी ठीक है, यूएसएसआर करे कम्युनिज्म ठीक है, यूएस करे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ठीक है, और इसी क्या कहते हैं आइडियोलॉजीज को अपनी को प्रूफ करने के लिए है ना, ये इतना सब कुछ जो है ना, ये हो जाता है। मतलब ये इतने 1945 से लेकर 1991 तक एक चीज को, मतलब अगर आप कोल्ड वॉर का नाम दे रहे हो, ठीक है ना, तो वो ये सारी मतलब वो मेन बात जो है ना, उसमें आइडियोलॉजीज की है, कि मतलब इसमें आइडियोलॉजीज की जंग थी, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर एक बात आती है, मतलब स्टेलिन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना। स्टेलिन इनका क्या कहते हैं, बड़े वक्त से तकरीबन 1928 से 1954 तक रहा हुआ था ये यूएसएसआर में, इनका जो लीडर होता है, ठीक है ना। तो उसका जो क्या कहते हैं, उसने शुरू से ही जो है ना, वेस्टर्न पावर्स को है ना, वो दिखाया हुआ था कि मतलब वो है ना, सोवियत यूनियन को अटैक करने के लिए तैयार है, ठीक है। और बहुत पहले ही सी, मतलब जैसे हम लोगों ने वो 1917 में वो पढ़ा था ना, वो बॉल्शेविक रेवोल्यूशन वगैरह जो आई थी, ठीक है ना, वो लेनिन लेकर आया, तो लेनिन तो था ही उसका क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स की टीचिंग्स फॉलो करता था। तो कम्युनिज्म तो कम से कम तकरीबन तभी से जो है ना, वो हो गई थी वहां पे, मतलब इंस्टॉल हो गई थी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जो है, और मतलब उससे पहले भी थी, लेकिन फिर तरह सही ठीक फॉर्म में जो है ना आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो है, क्या कहते हैं, मतलब ये जो स्टेलिन की फॉरेन पॉलिसी उसने इसी तरह रखी हुई थी कि मतलब वो जो है ना, वेस्टर्न पावर्स को ये दिखाने की कोशिश करते थे कि सोवियत यूनियन के ऊपर वो अटैक करना चाहते हैं, और इन लोगों ने तभी से ना अपनी कोई एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रखी हुई थी, ठीक है ना, कि इनके जो इर्द गिर्द के जितने भी जो छोटे छोटे कंट्रीज थी ना, उसके अंदर ये लोग है ना कम्युनिज्म ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कि मतलब इनकी जो आइडियोलॉजी है ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके नीचे आ सकें, ठीक है ना। और साथ ही साथ में मतलब ये को एग्जिस्ट करना भी जानते थे, कि कहीं पे इनको अगर कहीं पे सेट बैक मिलता था ना, तो ये फिर वहां पे रुक भी जाते थे। लेकिन एक्सपेंशनिस्ट और को एग्जिस्टेंस, ठीक है,
तो ये इस तरह जो है ना इसको लेकर आगे चल रहे थे। अच्छा, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है यूएस जब अपना ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, इसको कहते हैं। अच्छा, यूएस रोल इन बोल्शेविक रेवोल्यूशन। यूएस रोल इन बोल्शेविक रेवोल्यूशन ये कि मतलब यूएस क्या कहते हैं, अब इसमें मैं थोड़ा गलत हो सकता हूँ ना, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे छोड़ दें, ये सिर्फ देख लेना कि ये क्या है, ठीक है ना। अच्छा, यूएस रोल इन बोल्शेविक रेवोल्यूशन यही हो सकता है कि उसने वो जो रेवोल्यूशन थी उसको वो किया होगा, क्या कहते हैं, अपोज किया होगा, इसीलिए क्योंकि लेनिन जो है ना वो मतलब कम्युनिस्ट था, ठीक है ना। तो ये जरा आप इसको सिर्फ थोड़ा सिर्फ कंफर्म कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये नंबर 1 पॉइंट, अगर इसमें कोई मसला हो तो जरा पूछ लो। हेलो, ठीक है। सर क्लियर है। अच्छा ठीक है, सही है। असल में मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा रीडिंग करके कोल्ड वॉर पे फिर से थोड़ा सा पढ़ के मैं आप लोगों के लेक्चर वो करूं, लेकिन बस मैं जिस सिर्फ इतना ही कर सकूं कि मैं अपने नोट्स जो है ना आप लोगों के लिए थोड़े इसके ऊपर वो कर सकूं। और मुझसे थोड़ा खुद भी वो हुआ है, लेकिन अगर किसी ने भी कोल्ड वॉर पढ़ी हुई हो, अभी आप लोगों में से बहुत से लोगों ने आईआर वगैरह पढ़ी हुई होगी ना, तो कहीं पर अगर वो हो क्या कहते हैं गलत वगैरह मैं बताऊं, अगर कुछ आप लोग ऐड करना चाहें तो जरूर बताएं, ठीक है ना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक काफी मजेदार टॉपिक है। अच्छा, इसमें जो मीन्स यूज किए गए हैं कोल्ड वॉर में ना, मतलब ये जंग जो है, ये जंग लड़ी किस तरह गई है, ठीक है ना। तो इसमें मिलिट्री एक्शन जो है ना वो तो देखो क्या कहते हैं, ये अभी नीचे आप देख लो ना, कोरियन वॉर हुई है, ठीक है ना, तो वियतनाम वॉर हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मिलिट्री एक्शन जरूर हुए, अफगान सिविल वॉर हुई है, तो यहाँ पे तो अब आप कह सकते हो ना। लेकिन इसमें देखो वो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन यूएस और यूएसएसआर के दरमियान नहीं है, ठीक है। तो इसलिए है ना इसमें मिलिट्री एक्शन हुए, उसमें भी उसको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मेनली इसमें जो है ना डिप्लोमेसी यूज हुई है, डिप्लोमेसी इसमें यूज हुई है, डिप्लोमेसी और स्पाइंग इसमें यूज हुई है। और डिप्लोमेसी भी इस तरह यूज हुई है, भी हम लोग ये पढ़ेंगे जितनी भी हम डॉक्ट्राइंस मैंने नहीं लिखी हुई थी, उसके कुछ कुछ जो है ना बातें अब आप लोग देखेंगे कि मतलब वो डॉक्ट्राइंस क्या थी और किस तरह साइमल्टेनियसली ये डॉक्ट्राइंस को यूज कर रहे थे। मतलब बस ये उनकी एक सेट ऑफ पॉलिसीज होती थी कि मतलब हम लोगों ने इस तरह इस चीज को लेकर चलना है, तो ये बस उसको डॉक्ट्राइन दे देते। जो भी उस वक्त का क्या कहते हैं, कोई प्रेसिडेंट हो सकते, कोई फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है, ठीक है ना, तो बस ये कह देते ये उसकी डॉक्ट्राइन है, हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। और प्रोपोगेंडा भी ये, तब ये जो है ना एक दूसरे के खिलाफ जो है ना यूज करते थे कि मतलब ये काम इन लोगों ने गलत किया, ये इस तरह जो उस तरह, और बहुत से किस्म के मतलब प्रोपेगेंडा यूज कर रहे थे। तो एक प्रोपेगेंडा यूज कर रहे थे, मेनली डिप्लोमेसी यूज हो रही थी, ठीक है ना, स्पाइंग यूज हो रही थी, इकोनॉमिक एड अंडर द मार्शल। अच्छा, ये जो ट्रॉमन डॉक्ट्राइन हमने पढ़ी थी ना, जब ये चलो हम नीचे पढ़ते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक एड यूज हो रही थी, ठीक है, और पावर डिस्प्ले, ठीक है, पावर डिस्प्ले इस तरह यूज हो रहा था कि मिसाइल्स वगैरह, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है ना बड़े ठीक ठाक तरीके से, मतलब वो जो आर्मेमेंट का एक वो जो मेन बात यही होती है कि आपको वो अपनी है ना पावर डिस्प्ले भी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो पावर डिस्प्ले भी हो रहा था, मिसाइल्स कभी इधर से उधर क्या कहते हैं लाए जाते थे, इंस्टॉल किए जाते थे। अच्छा, दूसरे के ऊपर प्रेशर जो है ना बिल्टअप करने के लिए, उसको बताने के लिए कि मेरे पास ये वाला मिसाइल है, अगर तुमने किसी भी किस्म की मिस कैलकुलेशन की तो यहाँ से ये वाला मिसाइल उड़ के है ना मैं तुम्हें मारूंगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा है ना उस तरीके से, उस लिहाज से है ना पावर डिस्प्ले भी हो रहा था, ठीक है। तो मीन्स तो इसके ये थे, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ना क्या कहते हैं, कोल्ड वॉर को है ना आप लोगों ने इस तरह करना है, इसको समझने के लिए आप इसको है ना 3 स्टेजेस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसमें पहला जो स्टेज है वो है 1946 से लेके 62 तक का, ठीक है ना। इसमें हुई है कन्फ्रंट्रेशन थी, ठीक है ना, मतलब एक दूसरे के मतलब वो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी मतलब इन लोगों ने एक दूसरे को कन्फ्रंट किया हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना शुरू होते हैं कि मतलब मैंने जिस तरह बताया ना कि एक्सपेंशन एक्टिविटीज ऑफ द सोवियत यूनियन used its newfound power to solidify its sphere of influence in the buffer states of European East. अब बफर स्टेट्स वो स्टेट्स होती है ना जो कि मतलब एक दो एडवर्सरीज है, ठीक है ना, उनके दरमियान हो सकती है। मतलब एक एडवर्सरी ए है, एक एडवर्सरी बी है, और इनके दरमियान एडवर्सरी सी है। तो एडवर्सरी सी जो है ना उसको हम बफर स्टेट इसलिए कहते हैं कि ए और बी जो है ना बफर सी की वजह से अपने आप
अपने मतलब एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब ये देखो ये ए है, ठीक है ना, ये आ गया है, बी आ गया। अब इन दोनों के दरमियान यहाँ पे एक सी है, तो ये जो सी जो है ना ये बफर स्टेट है। अब सी का मेन रोल है ना वो यही है कि मतलब वो ए को और बी को जो है ना क्या कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने से रोक रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरह क्या हो रहा था कि ये जो एक्सपेंशनिस्ट एक्टिविटीज सोवियत यूनियन की चल ही रही थी। ठीक है ना, उसको जीन जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसको पता चला कि बस अब तो एक बड़ी पावर मैं और एक यूएस है, तो उसने अपने आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए और अपना जो जो पावर है उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, मतलब ब्लॉक्स बन गए थे ना, तो वो जो है ना क्या कहते हैं अपनी इन्फ्लुएंस को यूज करने के लिए उसने क्या किया कि जो बफर स्टेट्स थी, मतलब मेनली जो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जो है ना यूरोप ही आ रहा है, और यूरोप में फिर वेस्टर्न यूरोप उस वक्त डिवाइड हो गया था और कहते हैं ईस्टर्न यूरोप डिवाइड हो गया था। तो ये ईस्टर्न यूरोप उस वक्त का जो बफर जोन था इन दोनों स्टेट्स के दरमियान का, या बफर स्टेट्स इनको आप कहा जा सकता है। तो ये उनको भी जो है ना क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था और अपनी आइडियोलॉजी जो है ना उनके ऊपर उनके ऊपर वो करने की कोशिश कर रहा था कि मतलब ये इस आइडियोलॉजी के स्कोप के नीचे आ जाए, कम्युनिज्म के नीचे आ जाए, तो वो जो है ना इसकी तरफ मतलब एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज यूज कर रहा था। ठीक है ना, मतलब अपनी जो मिलिट्री माइट थी ना उसको यूज कर रहा था। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है ना द यूरोपियंस टुगेदर विद द यूएस with their US ally were more interested in fighting communism। ठीक है, क्योंकि यूरोपियंस जो है जैसे कि हमने वो सारा पुराना पढ़ा हुआ है कि मतलब वो जो मेन ये कहते हैं मतलब यूएस और यूरोपियंस तो मतलब हमेशा मतलब फिर भी हमने पूरा लेक्चर लिया था ना कि कैसे एक दूसरे के दुश्मन भी रहे हुए हैं लेकिन फिर भी मतलब एक दूसरे के दोस्त हैं। ठीक है ना, तो ये वही बात है कि मतलब यूरोपियंस अपने यूएस के साथ, यूएस का तो मेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये था कि वो कंटेन करें कम्युनिज्म को। ठीक है ना, लेकिन यूरोपियंस भी जो थे ना वो मोस्टली जो है ना क्या कहते हैं वो यूएस की तरफ ही थे, क्योंकि अब ये तो सोशलिज्म थी और कम्युनिज्म थी। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं मतलब वो ये लोग तो शुरू से यूरोपियन स्टेट्स में, बहुत सी यूरोपियन स्टेट्स मतलब जो है ना डेमोक्रेसी वगैरह रही हुई थी, मतलब हमने जो पढ़ा हुआ है सारा। ठीक है ना, तो इस तरह जो है ना यूरोपियंस टुगेदर विद द यूएस देयर यूएस एलाई वर मोर इंटरेस्टेड इन फाइटिंग कम्युनिज्म। अच्छा इसके बाद इन लोगों ने जो यूज किया तो हमने एक चीज पढ़ी थी, ट्रूमन डॉक्ट्राइन। ठीक है ना, तो वो ट्रूमन डॉक्ट्राइन जो थी वो क्या थी, जो ट्रूमन डॉक्ट्राइन ये थी ना कि हम लोग यूज करेंगे इकोनॉमिक एड को, ये जो इकोनॉमिक एड को यूज करना है ना, फिर इसका नाम है मार्शल प्लान। मतलब ट्रूमन डॉक्ट्राइन के नीचे जो है ना क्या आते हैं, मार्शल प्लान आते हैं, इकोनॉमिक एड अंडर द मार्शल प्लान टू इनेक्ट द यूरोपियन कंट्रीज एंड दे डू नॉट फॉल इनटू कम्युनिज्म। ये ट्रूमन डॉक्ट्राइन था। ठीक है, ट्रूमन डॉक्ट्राइन ने ये कहा था, ट्रूमन डॉक्ट्राइन ने कि ये एक प्लान था कि मार्शल प्लान। ठीक है ना, मार्शल प्लान का मेन मकसद यही था कि जितने भी मतलब देखें वो जो हम आप लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के आफ्टर मैथ या थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत यूरोपियन पावर्स जो जो लड़ी थी वो सारी बैंक करप्ट हो गई थी। ठीक है ना, अपने आप को बिल्ड करने के लिए जो है ना क्या कहते हैं उनको फिर पैसों की, फाइनेंशियल असिस्टेंस की जरूरत थी, नंबर वन। दूसरा ये था कि फिर वो लोग इतने बैंक करप्ट हो गए थे या इतने उनके पास वो मीन्स नहीं रहे थे कि वो अपने आप को डिफेंड भी कर सकें। तो ये बाय ट्रूमन डॉक्ट्राइन जो है ना ये इन लोगों की ये कोशिश थी। ठीक है ना, कि हम लोग ट्रूमन डॉक्ट्राइन में मार्शल प्लान के तहत इन लोगों की ये कोशिश थी कि वी विल गिव फाइनेंशियल एड टू कंट्रीज थ्रेटेंड बाय सोवियत फोर्सेस और कम्युनिस्ट इंसर्शन। 1947 US President Truman in speech in Congress seeking aid for Greece and Turkey. The doctrine was seen by the communists as an open declaration of war। ठीक है ना, कि मतलब अब तो इन लोगों ने मतलब हम लोग अभी मेनली जो है ना हम कोल्ड वॉर में जो चीजें पढ़ रहे हैं वो यही है कि वो जो कंटेनमेंट पॉलिसी है ना, मतलब मेनली जो है ना इसमें एक कंटेनमेंट पॉलिसी है, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म और कंटेनमेंट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है ना, तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कि कैसे यूएस ने जो है ना
इतने साल गुजार के जो है ना क्या कहते हैं मतलब कितनी डिफरेंट की पॉलिसीज, डिप्लोमेसी और क्या क्या यूज करके जो है ना आखिर में अपने आप को एज अ सोल पावर ऑफ द वर्ल्ड जो है ना स्टेब्लिश कर दिया था बाय 1991। ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है ना हम इसमें ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो ट्रूमन डॉक्ट्राइन का तो जो है ना ये किस्सा हो गया। तो ये जब इन लोगों ने मतलब ये चीजें मतलब जब कांग्रेस में ट्रूमन ने इनके लिए ग्रीस के लिए और तुर्की के लिए वो की थी क्या कहते हैं 8C की थी ना। तो ये मतलब कम्युनिस्ट ने कहा था, ये यूएसएसआर ने मतलब इसको एज अ ओपन डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कहा था और समझा था। ठीक है। लेकिन जो फॉर्मल डिक्लेरेशन जो कोल्ड वॉर की है ना उसको कहा जाता है कि विंस्टन चर्चिल ने फुल्टन में क्या कहते हैं एक स्पीच की थी। ठीक है ना। उस जो स्पीच तो उसमें उसने ये बात की थी कि आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड अपॉन स्टेटिन टू ट्रिएस एंड सोवियत। अच्छा ठीक है ना। तो उसने जब ये बात की थी ना कि आयरन कर्टन, तो ये आयरन कर्टन का लिहाज उसका मतलब था कि ये कम्युनिज्म जो है ना ये इन क्या कहते हैं यहाँ से लेके स्टेटिन से लेके ट्रिएस तक जो है ना इसके ऊपर मतलब ये इसके ऊपर इसको डिसेंड किया गया है। ठीक है ना। तो ये जो है ना मतलब इसकी जो स्पीच है ना इस स्पीच को क्या कहा जाता है कि मतलब ये कोल्ड वॉर की है ना वो जो एक फॉर्मल डिक्लेरेशन थी कि मतलब हाँ आप और हम लोग जो है ना लड़ाई में है या हमारी जो है ना क्या कहते हैं आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। अच्छा तो जो सोवियत से या फिर यूरोप इस तरह हुआ था ना कि यूरोप जो है ना ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो गया था क्योंकि ईस्टर्न तरफ जो है वो क्या कहते हैं सोवियट्स यूएसएसआर की तरफ आती थी। तो क्योंकि उनकी एक्सपेंशन पॉलिसी थी ना तो वो यहाँ पे थोड़ा तो वो यहाँ पे एडवांस करने लग रहे थे। ठीक है ना। और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को जो है ना वो कम्युनिज्म के फ्लैग के नीचे ला रहे थे और काफी ज्यादा को ले आए भी थे। ठीक है ना। तो सोवियत जब ये ईस्टर्न यूरोप के ऊपर इनका कंट्रोल ज्यादा हो रहा था तो ये मतलब वो उसको बिल्ड भी कर रहे थे ना। एंड दे आर अटेम्प्टिंग टू प्रोजेक्ट देयर पावर बाय डायरेक्टिंग कम्युनिस्ट पार्टीज इन वेस्टर्न यूरोप टू वर्क अगेंस्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। मतलब जहाँ पे इनका डायरेक्ट कंट्रोल आ रहा था थ्रू थ्रू देयर एक्सपेंशन एक्टिविटीज ना। तो वहां पे तो ये है ना मतलब अपने अपना होल्ड जो है ना फुल स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। लेकिन वेस्टर्न यूरोप में जहाँ पे अभी तक इनकी क्या कहते हैं रसाई नहीं थी या इन डायरेक्ट इंटरवेंशन ये लोग नहीं कर सकते थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे ना कि मतलब वहाँ पे ये जो कम्युनिज्म मतलब जो लोग समझते थे कि कम्युनिज्म एक ज्यादा अच्छी आइडियोलॉजी है। ठीक है ना। तो उनके थ्रू जो है ना ये लोग क्या कहते थे कि उन लोगों को मोबिलाइज करते थे कि वो अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है ना उनके खिलाफ काम कर सके मतलब या रेवोल्यूशन लेकर आ सके। तो उस वक्त जो है ना मतलब सबसे बड़ा मेन मसला जो गवर्नमेंट को होता था कि वो यही होता था वेस्टर्न यूरोप में कि मतलब वो कम्युनिस्ट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। जहाँ पे पकड़ते थे बस यूं ही उसको ढूंढते थे ना उनकी मतलब ठीक ठाक स्पाइंग करते थे और वो जो है ना उसको पकड़ के जेल में डाल देते होते थे। ठीक है ना। पता नहीं क्या क्या उनके साथ करते थे क्योंकि मतलब ये डायरेक्ट थ्रेट होते थे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को, एक फॉर्मल गवर्नमेंट को। ठीक है। तो फिर इसी दरमियान जो है ना 1946 से लेके 1962 तक इन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बाय सोवियत यूनियन। ठीक है ना। और फॉर्मेशन ऑफ नेटो 1947 एंड वर्सो पैक्ट 1955 मतलब ये भी इस ही दरमियान हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो तो पूछो। तो फिर ये कोरियन वॉर और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस करते हैं। हेलो। सर क्लियर है। क्लियर है। बंदे तो वो जी सर ये आयरन कर्टन वाला दोबारा से बता दीजिए स्टेटमेंट चेयर। अच्छा आयरन कर्टन असल में बहुत बड़ी स्पीच थी। ठीक है ना। कोई छोटी स्पीच नहीं थी लेकिन उसमें जो मेन बात जो लोग मतलब जो लोग करते हैं और या आप अपने पेपर में लिख सकते हैं तो वो यही है कि आयरन कर्टन हैज बीन डिसेंडेड अपॉन क्या कहते हैं स्टेटन टू ट्रिएस। तो मतलब उसका ये आयरन कर्टन से उसका क्या मतलब, तो उसका यही मतलब था कि मतलब मतलब ये जो इलाका है ना ये जो चीज है मतलब उसका कहने का मतलब यही था कि एक क्या कहते हैं कम्युनिज्म जो है ना कम्युनिज्म फैल रही है। वो अगर वो काफी एक बड़ी थोड़ी एक पैराग्राफ दो है वो बल्कि इससे भी शायद ज्यादा वो जब आप पूरा पढ़ लेंगे ना तो वो आपको थोड़ा उसका आइडिया हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ भी याद नहीं रख सकते ना तो सिर्फ आप हाँ हेलो। हेलो। जी जी।
शाम भाई, ये वो वाला स्पीच है चर्चिल का, उसमें वो जो कहते हैं जो साइन हुए वो फॉर पीस है कि पता नहीं क्या चीज था, जिसमें ये लोग कन्फ्रंट करने की बात करते हैं कि हम लोग सोवियत यूनियन को कन्फ्रंट करेंगे, यूएस और यूरोप मिलके। इसी तरह की मुझे कुछ बात थी हाँ, ना, ये इसी तरह लेकिन का ये कुछ है। क्योंकि ये क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगता है जहाँ पे इसने स्पीच की थी तो एक मतलब कहते हैं ये यूएस के भी शायद रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आए हुए थे, मतलब ये सारे मिले थे वहाँ पे। तो विंस्टन चर्चिल ने जो है ना बड़े ठीक हाँ ठाक हाँ अल्फाज में ये बात की थी। तो अगर आप उसमें से कुछ भी याद नहीं रख सकते ना, तो आप अगर कोल्ड वॉर के लिहाज से जो है ना, उसकी फॉर्मल डिक्लेरेशन के लिहाज से सिर्फ आप इतना जो फिक्रा है ना वो याद करके और उसके साथ रेफरेंस आप दे देंगे बाय विंस्टन चर्चिल, चर्चिल्स फुलटन स्पीच। ठीक है ना। तो मतलब उसका कहने का मतलब बस यही ठीक था है। उसके कहने का मतलब यही था कि मतलब बस हमारे दरमियान जो है सोवियट्स के दरमियान, मतलब सोवियट्स के दरमियान और ये जो वेस्टर्न यूरोप और यूएस जो है इनके दरमियान जो है ना आइडियोलॉजिकल वॉर, कोल्ड वॉर जो है ना वो चल रही है। ठीक है, तो मेन बात जो है वो यही है। ठीक। ठीक है, क्या किसने, शादाबा आपने पूछा था? ठीक है, तो सर ये नायला ने पूछा था। अच्छा ठीक है ना, तो ये जो है ना ये सारा ये किस्सा है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कोरियन वॉर और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। अच्छा, अब ये सारा देख लो, ये जो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन जो है ना ये जो 1946 से लेकर 1962 तक का पीरियड है। ठीक है ना, तो इसको आप ये सॉरी डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन ही कन्फ्रंट्रेशन, ये जो कन्फ्रंट्रेशन है तो वो किस लिहाज से कन्फ्रंट्रेशन, इस लिहाज से है कि ठीक है कि वो लोग जो है क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी उसमें हो रहा है, कोरियन वॉर भी हो रही है। ठीक है ना, वो ये मतलब फॉर्मली डिक्लेयर भी कर रहे हैं एक दूसरे को और ऐसे मीन्स भी यूज कर रहे हैं कि जिससे जो है ना वो एक दूसरे को ये जो कोल्ड वॉर जो है ना, देखें कोल्ड वॉर इसको वो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल वॉर नहीं है, इसको थोड़ा आप लोगों ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। वो यही पर्सपेक्टिव है कि ये जो है ना क्या कहते हैं इसमें डिप्लोमेसी ज्यादातर यूज की गई है, इसमें स्पाइंग यूज की गई है, इसमें मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन भी हुई है, इसमें प्रोपागेंडा यूज किया गया है, इसमें डिफरेंट डॉक्ट्राइन्स यूज की गई हैं। लेकिन यूएस की तरफ से जो मेन बात थी वो कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म थी, कंटेनमेंट ऑफ सोवियट्स थी, और अपने आप को सोल पावर जो है ना वो लेकर आना था। जहाँ पे भी बाइपोलैरिटी आती है, बाइपोलैरिटी के बाद यूनिपोलैरिटी आनी होती है। ठीक है ना, तो इसलिए जो है ना इन लोगों ने अपने आप को सोल पावर ऑफ द वर्ल्ड बनाना था और अपनी जो आइडियोलॉजी थी ना उसको इन लोगों ने वो करना था। तो अब आजकल देख लो कहाँ पे कम्युनिज्म, ठीक है, कहीं पे भी नहीं है, मतलब बहुत कम, सिर्फ चाइना भी जो है वो एक हाइब्रिड कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, उसके अलावा देख लो हर जगह पे डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं भी है वहाँ पे भी डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की जा रही है। जो अरब स्प्रिंग वगैरह हुआ है और अफ्रीका में जो इतनी क्या कहते हैं किस्म किस्म की जो है ना चीजें होती है, तो वो देख लो कि हर जगह पे जो है ना डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। ठीक है ना, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, अब डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ने वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हर चीज को पकड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो है ना इसकी जो स्टार्ट जो है ना ग्राउंड मेकिंग जो है, ठीक है ना, वो यहीं से शुरू हुई थी। ये लोग ये जीते हैं तो इसलिए जो है ना आजकल हर जगह पे डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म है। अगर के सोवियट्स जीत गए होते तो हो सकता है कि आज हर जगह पे कम्युनिज्म होता। ठीक है, तो ये हो गई है। अभी फिर इसके बाद ये दूसरा आप वो बनाए तो फिर उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं फिर इसको यहाँ से करते हैं, कंटिन्यू करते हैं।